दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत ईंधन अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है, आपको बताना है। ऑप्शन है कोल गैस, टार, कोक या पेट्रोलियम। तो सही उत्तर है पेट्रोलियम। दोस्तों पेट्रोलियम जो है ये प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत शामिल है। ये पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों यानी फॉसिल्स से निर्मित होते हैं। और कोक, टार कोयले या लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त करते हैं। कोल गैस को कृत्रिम तरीके से बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है, आपको बताना है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या डीजल। तो सही उत्तर है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। ये जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ ईंधन है क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस या प्राकृतिक गैस। तो सही उत्तर है प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ये आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन लगभग 95% और थोड़ी मात्रा में एथेन, प्रोपेन आदि गैसें होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन। तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। दोस्तों किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के बाद प्राप्त होती है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में और उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का 150, चारकोल का 33, प्राकृतिक गैस का 33 से 50 और गैसोलीन यानी पेट्रोल का ईंधन मान जो है वो 50 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं, बिल्कुल सही। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, सही है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है, आपको बताना है। वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं, ये आपका सही नहीं है। ताम्र मल या कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है, बिल्कुल सही है। और वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो केवल 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ताम्र प्रगलन संयंत्रों से कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य वायु प्रदूषक गैसें निर्मुक्त हो सकती हैं, लेकिन वे पर्यावरण में घातक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मुक्त नहीं करते। अधिकतर कॉपर अयस्क सल्फर आधारित होते हैं और उनके प्रगलन के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, जो कि एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। दोस्तों प्रगलन का एक अन्य उत्पाद ताम्रमल या कॉपर स्लैग होता है। ये ताम्रमल भूमिगत जल में भारी धातुओं जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, लेड या मरकरी के निक्षालन का कारण बन सकता है। कथन 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, आपको बताना है। ऑप्शन है कोयले का जलना, खाना बनाने वाली गैस का जलना, रूम स्प्रे या फिर मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना। तो सही उत्तर है कोयले का जलना। दोस्तों कोयले का जलना सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। इससे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्ठी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है, इसका कारण क्या है।
देखिए, अपचायक के रूप में क्रिया करना बिल्कुल, लौह अयस्क के संयुक्त सिलिका को दूर करना सही नहीं, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, उपचायक के रूप में कार्य करना। तो 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कोक जो है रिड्यूसिंग यानी अपचायक एजेंट है और ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ऊष्मा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भट्ठी तेल या फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह तेल परिस्करणीयों यानी रिफाइनरी का एक उत्पाद है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3। दोस्तों, तेल ईंधन या फ्यूल ऑयल को भट्ठी का तेल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ईंधन है जिसमें मुख्य रूप से कच्चे तेल के आसवन के अवशेष होते हैं। स्पष्ट है कि ये पेट्रोलियम रिफाइनरियों का बाई प्रोडक्ट है। कुछ उद्योगों द्वारा इसका ऊर्जा और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भट्ठी के तेल में सल्फर भी होता है, जिसके रहने का प्रत्यक्ष परिणाम सल्फर के ऑक्साइड का उत्सर्जन है। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या किसके गुणवत्ता की माप है? आपको बताना है। खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन तेल की या सुगंधित तेलों की? तो सही उत्तर है पेट्रोल की। दोस्तों, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता की माप होती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किसमें? तो उत्तर है ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता मानक के रूप में प्रयुक्त होती है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल या तारपीन तेल? तो सही उत्तर है डीजल। जिस तरह से ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के ज्वलन स्थिरता का मापन में प्रयोग किया जाता है, सीटेन संख्या का प्रयोग डीजल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो सही उत्तर है डीजल इंजन में डीजल की वाष्प और वायु का प्रयोग होता है। डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन होता है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्ब्यूरेटर नहीं होता, इसलिए इसमें सिलेंडर के भीतर की हवा को इतना संपीड़ित कर दिया जाता है कि वायु का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यही तापमान स्फुरलिंग या दहन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो सही उत्तर है खाना बनाने या कुकिंग गैस के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मीथेन, ऑप्शन सी। दोस्तों, घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ये गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% तक मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? तो सही उत्तर है मीथेन। दोस्तों, बायोगैस में उत्पादित जो बायोगैस होता है उसका मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसको कि जीवाश्म ईंधन के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या? तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है बायोगैस में। दोस्तों, इसमें कुछ कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी और सिलाक्सेन उपस्थित होते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन जो है 50 से 75% तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख है? तो आप जानते हैं बायोगैस में प्रमुख अवयव मीथेन होता है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कुछ मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी और सिलाक्सेन होते हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो सही उत्तर बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसका फार्मूला CH4 है। अगला प्रश्न इसी से है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक दोस्तों आप जान लीजिए कि मीथेन है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो याद कर लीजिएगा, किण्वन प्रक्रिया होती है बायोगैस संयंत्र में। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है।
अगला प्रश्न है, किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सही उत्तर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर एस.वी. देसाई ने 1941-42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन सी आपका एस वी देसाई हैं, सी.बी. देसाई नहीं, एस.वी. देसाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है, आपको बताना है। तो धान का खेत जो है मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत है। चूँकि आप जान लीजिए कि मीथेन, धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरल पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये एलपीजी के मुख्य घटक हैं। दोस्तों, एलपीजी या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन और ईथेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, एलपीजी या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है ब्यूटेन। दोस्तों, एलपीजी का मुख्य आधार ब्यूटेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। घरों में ये रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है और इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जैसी गैसें द्रवित होती हैं और इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन या भंजक आसवन से प्राप्त होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ दुर्गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टेन मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो आप जानते हैं कि ये मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस होती है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि यहाँ पर प्रोपेन भी होता है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण होता है और एलपीजी की रिसाव की पहचान के लिए उसमें गंधयुक्त पदार्थ मरकेप्टेन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडेन गैस या एलपीजी गैस मिश्रण है किसका? तो आप जानते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है तरल पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है, आपको बताना है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मिथाइल मरकेप्टेन? तो सही उत्तर है इथाइल मरकेप्टेन। दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस में एक तीक्ष्ण गंध वाली अरुचिकर एथिल मरकेप्टेन के कारण आती है जिसे एलपीजी के सिलेंडर से रिसाव की जानकारी के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए सीएनजी के मुख्य घटक क्या हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन और ईथेन होता है। तो यहाँ पर पहले का तीसरा हो जाएगा। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो मिला लीजिए सीधे सीधे। इसके अलावा कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो 3, 2, 4 और 1 यहाँ पर मिलान करते हैं। 3, 2, 4 और 1, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। कारण है कि मीथेन घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए गलत होता है क्योंकि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है, न कि मीथेन। लेकिन मीथेन गैस घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो बिल्कुल सही है। तो ए सही, ये गलत, आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों ऑक्सीजन या अन्य गैस के सिलेंडरों में गैसीय अवस्था में विद्यमान रहता है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में गैस तरल अवस्था में होता है। इस कारण दाब मापक यंत्रों को लगाने पर एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर तरल यानी लिक्विड रूप में, इसीलिए इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है और प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण जीवाश्म गैस है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है लगभग 45 से 85% और अल्प मात्रा में इसमें एथेन, प्रोपेन आदि गैसें भी होती हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन दोस्तों ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अगला है, सीएनजी क्या है? सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को सीएनजी कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है उसके 1% से भी कम आयतन तक प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो सही उत्तर है मीथेन। दोस्तों सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें 80% से 90% मात्रा मीथेन गैस की होती है। मीथेन गैस पेट्रोल और डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो ये है मीथेन यानी CH4। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या होती है? तो सही उत्तर है ये मीथेन होती है। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही कथन है। देखिए, द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप और उच्च ताप में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण और परिवहन सुसाध्य हो सके। बिल्कुल सही। भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ है, नहीं सही है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है और इसमें ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्राकृतिक गैसोलीन शामिल हैं, तो ये भी गलत। केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में या उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो सही उत्तर है केरोसिन में। दोस्तों केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन या मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण, ये गैसोहॉल कहलाता है। दोस्तों गैसोहॉल ईंधन 10% एनहाइड्राइड्स एथेनॉल को और 90% गैसोलीन को मिलाकर इसके मिश्रित रूप को गैसोहॉल कहा जाता है। तो यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि गैसोहॉल एक मिश्रण है, तो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है गैसोहॉल। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही है। गैसोहॉल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, ये आपके जो है गलत है। देखिए यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। और भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल। गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1, 3 और 4 सही हैं। 1, 3 और 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोयला जो है खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। गैसोहॉल या E10 एक ईंधन है जो 10% निर्जल एथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण है। पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस या बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए
क्या प्रयोग में लाया जाता है, यानी एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में क्या होता है, तो ये लेड टेट्रा एथिल होता है। टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है किसके लिए, तो उत्तर है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग या अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम यानी एंटी आइस के रूप में किस एक का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर है एथिलीन ग्लाइकाल। एथिलीन ग्लाइकाल यानी C2H6O2 एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक -12.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है भारी वाहन में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उत्तर है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए भारी वाहनों में डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्ब्यूरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है, भाप इंजन, डीजल और पेट्रोल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन, तो सही उत्तर पेट्रोल इंजन में कार्ब्यूरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्ब्यूरेटर दोस्तों आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। इसका कार्य ईंधन के उचित दहन के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करना। कार्ब्यूरेटर केवल पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है। डीजल इंजन में कार्ब्यूरेटर के स्थान पर फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मोटर कारों की अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। देखिए रेडियल टायर, सुप्रवाही ढांचा, बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप या उत्प्रेरक परिवर्तन की रेचक सहित, तो इसमें कौन से सही हैं नए मॉडलों में, तो आप जान लीजिए रेडियल टायर, बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप और जो है उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक, तो 1, 3, 4 सही हैं। दोस्तों रेडियल टायर के कारण घर्षण बल कम कार्य करेगा जिससे मोटर कार की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप से ईंधन कम खर्च होगा और गति भी बढ़ जाती है। और उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित कार्य प्रणाली मोटर को गर्म होने से बचाएगी जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है, ऑप्शन है हाइड्राइड, कोयला, सोप स्टोन या रेजिन, तो सही उत्तर है हाइड्राइड। दोस्तों हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है, पेट्रोल, चारकोल, कोयला या एस्फाल्ट, तो सही उत्तर एस्फाल्ट ऑप्शन डी। दोस्तों अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ये प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है और एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो उत्तर है पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। दोस्तों हाइड्रोकार्बन विजन 2025 भारत में हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। ये भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता के विस्तार पर जोर देता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान में ईंधन यानी फ्यूल अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।